हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दास्ता संबंधित विचार। या तो यही क्वेश्चन अगर चेंज करके देता है कि अरस्तु का दास प्रथा संबंधित विचार का वर्णन करें, तो दोनों क्वेश्चन सेम है। चाहे अरस्तु का दास्ता संबंधित विचार आ जाए या अरस्तु का दास प्रथा संबंधित विचार आ जाए, दोनों क्वेश्चन आएगा तो आंसर आपका सेम होगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है, जैसे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब देखो, प्लेटो का न्याय सिद्धांत विद्या गैस में नहीं दिया है, तो विद्या गैस से आपको नहीं पढ़ के जाना है। हाँ, विद्या गैस वाला क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी पढ़ना है, क्योंकि कोर 5 में यही हुआ था। कोर 5 में सारे लोग विद्या गैस से पढ़ के गए थे, जहाँ तक मैं भी उसी से क्वेश्चन बताया था और उन्हीं के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। लेकिन विद्या गैस में सारा क्वेश्चन मेंटेन नहीं था, सारा सिलेबस से क्वेश्चन नहीं दिया गया था, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया गया था। तो हम विद्या गैस से क्वेश्चन नहीं लिए, बल्कि उनके सिलेबस से मैंने क्वेश्चन लिया है जो इनके वेबसाइट पे है, और वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस पर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। इसके पहले भी मैंने एक पुराना वाला वीडियो बनाया था कोर्स 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको नहीं देखना है। न्यू वाला वीडियो बनाया, उसको जाकर के देखो, और बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर भी मैंने करवा दिया, वो भी जाकर के देखो। इस सभी का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, तो वीडियो जो यहाँ पे देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, PDF भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, PDF में आपको इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको ढूंढना है तो यूट्यूब पे जाकर के डायरेक्टली क्वेश्चन को लिखो और BC सेंटर वहाँ पे लिख दो, वो क्वेश्चन आपको सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। देखो, हर एक क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि आपको इजी तरीके से बताऊँ, और इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दिया हूँ। ठीक है, अगर उस ट्रिक को आप लोग देख लेते हो तो ये अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दास्ता संबंधित जो विचार है वो एग्जाम सेंटर पर नहीं भूलोगे, और एकदम बिना सोचे समझे आप पूरा 5 पेज लिख दोगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो। क्योंकि स्टूडेंट्स का एक दिक्कत होता है कि यहाँ पे तो याद हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पॉइंट ही भूल जाते हैं। तो उनके लिए मैं एक बेस्ट तरीका लेकर के आ रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को बताने से पहले उसका ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन को लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, वो ट्रिक कौन सा सो आप लोग देख लो। देखो, यही उसका ट्रिक। अगर आप चाहते हैं कि अरस्तु का दास्ता विचार संबंधित जो सिद्धांत है उसको समझ जाएं, तो आपको मात्र ये 6 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 6 पॉइंट याद रखो, उसके बाद आप फटाफट एक्सप्लेन कर दोगे। हर एक क्वेश्चन को समझाने से पहले अब मैं ऐसा ही करूँगा, उसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे उसमें अंदर जाकर के क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे वो हम पहले ही यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद मैं चलूँगा वहाँ पे, उसके बाद आपको पूरा डीपली बाय डीपली मैं समझा दूँगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, फर्स्ट में हम लोग ये देखेंगे कि अरस्तु का जो परिचय, कि अरस्तु कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, कौन था। तो पहले क्या देखेंगे, इन अरस्तु का परिचय देखेंगे। ठीक है, पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा में है कि अरस्तु का दास प्रथा पर विचार। तो देखो यहाँ पे एक दास प्रथा आ गया, तो अब समझते हैं दास प्रथा क्या है। दास प्रथा या दास्ता, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन दास्ता पूछे या दास प्रथा, एक ही बात है। दास प्रथा क्या होता है, देखो हम लोग अपने घरों में जो नौकर को रखते हैं काम करने के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं दास प्रथा। देखो पहले के टाइम में क्या होता था ना, बड़े बड़े लोग क्या करते थे, छोटे छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, जो कमज़ोर होते थे, उसको अपने घर में काम करने के लिए रख लिया जाता था, और बोलता था तुम्हें दिन भर के खाने के लिए दे दिया जाएगा, सिर्फ खाने के लिए। तो बहुत पैसा भी दिया जाता था, बहुत कम दिया जाता था, और लोग पैसा खाने के लिए नहीं बल्कि डर के कारण लोग उसके अंदर रह करके उसके घरों का सारा काम कर दिया करते थे। उसी को दास कहा जाता है। और ये पूरा जो सिस्टम पहले चलता था ना, उसको प्रथा बोलते हैं। यानी दास प्रथा क्या है, तो लोगों, बड़े लोगों के अंदर छोटे लोग जो काम करता है ना नौकर के रूप में, उसी को दास प्रथा बोला जाता है। उसी को दास प्रथा या दास्ता वही है। ठीक है, तो देखो दूसरा में क्या है, अरस्तु का दास प्रथा पर विचार। अरस्तु ने इस दास प्रथा पर क्या अपना विचार दिया, तो अरस्तु ने कहा बड़े लोगों के अंदर रह करके छोटे लोगों क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और बड़े लोग अपने छोटे लोगों को गुलाम बना लेते हैं। यही है ना दास प्रथा। तो अरस्तु ने यही बताया कि जो गरीब लोग होते हैं वह क्या करते हैं, बड़े लोगों के अंदर में काम करते हैं। ठीक है, उनके नौकर के रूप में काम करते हैं। और अरस्तु ने ये भी कहा कि जो दास प्रथा के लोग होते हैं, जो दास वाले लोग होते हैं, जो नौकर वाले लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, अपने मालिक का, जो उनके मालिक होते हैं उनका क्या करते हैं, आदर करते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं। और जो मालिक है उनको भी यह चाहिए कि हम अपने जो दास है, जो हमारा नौकर है, उनको भी हम क्या करें, दयालुता से रखें, रिस्पेक्ट तरीका से रखें, है ना। ये है। उसके बाद और भी कुछ ना, अरस्तु दास्ता प्रथा पर कहा है कुछ।
अरस्तु ने ये भी कहा अपना विचार में कि जो दास होते हैं, दास मतलब क्या, जो उनके अंदर काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं दास, ठीक है। कि जो दास होते हैं उसके पास गुण नहीं होता, उसके पास बुद्धि नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ उनके स्वामी का, यानी दास के मालिकों के, तो उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि होता है, ठीक है। ये ने अरस्तु कहा है अपना विचार में कि जो दास होते हैं वे बड़े लोगों के अंदर काम करते हैं, दास के पास ज़्यादा ज्ञान बुद्धि नहीं होता है, वो बड़ों के अंदर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं उनके स्वामी की और बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान होता है, उनको बुद्धि होता है, उनके पास दिमाग होता है, ठीक है। और ये दोनों के बारे में एक चीज़ बताया कि दास को अपने मालिकों का आज्ञा का पालन करना चाहिए और मालिकों को भी दास के प्रति दयालुता होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये अपने विचार में कहा है, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 3 में क्या है, दास प्रथा का परिभाषा। देखिए क्या किया अरस्तु ने, दास प्रथा का कुछ परिभाषा दिया कि दास प्रथा क्या है। तो देखो अरस्तु ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपना नहीं बल्कि दूसरे का है वही दास है। इसने कुछ परिभाषा बताया, दास प्रथा का परिभाषा बताया। कौन? अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि जो भी कोई व्यक्ति अपना ना होकर के किसी दूसरे के घर में है, दूसरे का काम करता है, वही दास है। पहला ये बताया। दूसरा ये बताया कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरे की संपत्ति की वस्तु है वही दास है। दूसरा में इसने क्या बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे की संपत्ति, जैसे हम किसी के अंदर काम कर रहे हैं, दूसरे के दास बन करके काम कर रहे हैं, तो हम उनका संपत्ति हो गए। वो जैसे हमें यूज करेगा वैसे हम यूज होंगे, वो जो कहेगा वो हम करेंगे, जाने बोलेगा जाएंगे, आने बोलेगा आएंगे, तो यही दास प्रथा है। तो इसने दास प्रथा का 2 डिफिनेशन बताया। एक कहा कि कोई व्यक्ति जो अपना नहीं है बल्कि कोई दूसरे का है, यानी हम अपना नहीं है बल्कि दूसरे का, तो हम दास हैं। दूसरा ये बताया कि अगर हम अपना संपत्ति नहीं है बल्कि दूसरे का संपत्ति है, वही हमारा दास है। तो इसने दास का क्या बताया, 2 परिभाषा बताया। फिर दास प्रथा का 3 आधार बताया इसने कि दास प्रथा का 3 गो आधार है। एक प्राकृतिक दास, एक लाभकारी दास और दूसरा है उपयोगी दास। देखो प्राकृतिक दास में क्या बताया इसने प्राकृतिक दास में बताया उन लोगों को, उन दासों के, उन नौकरों को जिनके पास ज्ञान बुद्धि नहीं होता है, ठीक है। जिसके पास ज्ञान बुद्धि नहीं होता है, वो दूसरे के अंदर रह करके ही अपना जीवन चलाते हैं, उनको बताया प्राकृतिक दास। प्राकृतिक दास किसको बताया? वैसे लोग जिसके पास ज्ञान बुद्धि नहीं है, ठीक है, इसलिए उन लोगों को अपने अंदर कहीं भी काम करके उन लोग खा पी लेते हैं, उनको क्या बताया गया? प्राकृतिक दास। अब लाभकारी दास क्या है? तो देखो लाभकारी दास में इसने क्या बताया, इसने कहा लाभकारी दास। देखो लाभकारी दास क्या है, तो इसने कहा कि जब किसी के यहाँ दास लोग काम करते हैं तो उनके जो मालिक होता है उनको बहुत अच्छे से टाइम मिल जाता है और वो दूसरे कामों को करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे मान लो हम किसी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे मालिक रहेगा वो घर का काम में तो टेंशन नहीं लेगा, वो दूसरे कामों को बढ़ावा देगा। तो कहीं ना कहीं उसको लाभ हो रहा है कि हम उनके कामों को कर दे रहे हैं दास बन करके, और वो कहीं और किसी का काम को कर रहा है, तो ये हो गया लाभकारी दास, ठीक है। उपयोगी दास क्या है? तो देखो उपयोगी दास में अरस्तु ने कहा कि उपयोगी दास उन दासों को कहा गया है ना, जो मतलब उनके पास ज्ञान बुद्धि है, वो अपना जीवन को अपने तरीक़े से जी सकते हैं, उनको कहा उपयोगी दास। लेकिन फिर भी उनको किसी के अंदर रह कर के काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अपना खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो खुद के आत्मनिर्भर है, फिर भी किसी के अंदर दास बन करके काम कर रहे थे। इस प्रकार से 3 बताए उसने, ठीक है। पहला प्राकृतिक दास जिसके पास ज्ञान बुद्धि बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा लाभकारी दास। लाभकारी दास में इसने ये कहा कि अगर हम किसी मालिक के अंदर काम करते हैं तो मालिक को बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, वो घर के कामों तो हम करेंगे, तो वो किसी और काम को करेंगे तो उसको वो लाभ मिलता है, किसको? मालिक को। तीसरा उपयोगी दास। इसने उपयोगी दास में ये कहा कि अगर कोई दास, उसके पास ज्ञान बुद्धि है, अगर वो आत्मनिर्भर अपने से जीवन को चला सकता है, ठीक है, तो उसको दास नहीं बनाया जाना चाहिए, उसको नौकर नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि उसको मुफ्त छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जिसके पास ज्ञान बुद्धि नहीं, उसके वो दास बनाया जाएगा तो ये ठीक है, क्योंकि वो खाने पीने के लिए उसको कुछ चाहिए ना, तो चलो किसी के अंदर काम करके वो खा पी लेता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान बुद्धि है, आत्मनिर्भर है वो, तो उनको कम से कम दास बनने से मुक्ति कर दिया जाए, उसे दास बना करके बड़े लोग ना रखें, ऐसा बताया गया, ठीक है। अब चलते हैं 5वां पॉइंट की ओर। 5वां पॉइंट में इसने दास को 2 भागों में बांटा। इसने दास का 2 प्रकार बताया। पहला बताया प्राकृतिक दास और दूसरा बताया वैधानिक दास। प्राकृतिक दास और वैधानिक दास। प्राकृतिक दास में इसने ये कहा कि प्राकृतिक दास वो होते हैं जिसके पास ज्ञान बुद्धि बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है। प्राकृतिक दास वे दास होते हैं जिसके पास ज्ञान बुद्धि बिल्कुल नहीं होता है, वैसे दास को प्राकृतिक दास कहा जाता है। लेकिन वैधानिक दास क्या है? वैधानिक दास वो दास होते हैं जिसको जबरदस्ती अपने बल के माध्यम से दास बनाया गया हो। जैसे मान लो कि हमारे पास बहुत अच्छा ज्ञान बुद्धि है, ठीक है, हम दास बनने के लायक नहीं, लेकिन बड़े लोग क्या करेगा, जबरदस्ती हमें अपना दास बना लेगा अपना बल पर,
हम कमज़ोर हैं, वो अपना बल पर मुझे अपना नौकर बना लेगा, दास बना लेगा, तो ये होता है वैधानिक दास। ठीक है, तो ये दोनों पता चल गया। उसके बाद छठा में देखेंगे आलोचना। आलोचना में ये देखेंगे कि जितना भी कुछ बताया, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 जितना भी अरस्तु ने बताया, तो लोगों ने इसका कुछ कमियां निकाला, क्योंकि क्या अरस्तु जितना भी कुछ बताया सब सही बताया होगा? नहीं, और भी तो विचारक लोग हैं। तो आलोचना मीन्स होता है बुराइयां। तो अरस्तु का कुछ लोग बुराइयां भी किया कि नहीं, जो अरस्तु ने ऐसा बोल रहा है कि जो बुद्धिमंद लोग होते हैं, जिसके पास ज्ञान बुद्धि नहीं होता है, वो प्राकृतिक दास हैं, और ये दास के लोग सिर्फ काम करते हैं, जानवर जैसा काम करते हैं, बैलों जैसा काम करते हैं। ये सब चीज़ों को गलत बताया गया। कौन? दूसरे लोगों ने बताया, दूसरे विचारक ने बताया। ठीक है, तो आलोचना मीन्स होता है कि उसका बुराई करना। तो अरस्तु को कुछ बुराइयां भी किया गया। ठीक है, क्या क्या बुराई किया गया वो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हो गया। अब चलो आपको मैं सीरियल में बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इधर, क्योंकि इधर शॉर्टकट हो जाएगा, क्योंकि जो ये था हार्ड था वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, देखो अरस्तु का थोड़ा सा परिचय देखते हैं। तो अरस्तु यूनान का एक महान दार्शनिक था। यूनान देश का रहने वाला था। यूनान एक देश है, तो यूनान देश का रहने वाला एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, बहुत बड़ा योद्धा था ये। ठीक है, अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है। मतलब अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का बहुत बड़ा जनक माना जाता है, बहुत बड़ा आदमी माना जाता है इसको। ठीक है, अरस्तु का जन्म यूनान में हुआ था 384 ईसा पूर्व में। पहले ईसा पूर्व चलता था। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व में। 1 नंबर में पूछा जा सकता है। वह महान दार्शनिक था और प्लेटो का शिष्य था। इसके पहले आप जो प्लेटो पढ़ा ना, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत एक क्वेश्चन है, तो ये प्लेटो भी एक व्यक्ति था, अरस्तु भी एक व्यक्ति है। तो जो अरस्तु है ना, वो प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु। प्लेटो ने दास्ता का कोई चर्चा नहीं किया, जबकि अरस्तु ने दास्ता संबंधित विचार का चर्चा किया। इसके पहले जो प्लेटो है उसने कोई चर्चा नहीं किया दास्ता पर। दास्ता मतलब क्या? दास पर था, पर दास मतलब नौकरों पर। लेकिन उसका शिष्य, प्लेटो का शिष्य ने कमाल दिखा दिया और इसने दास्ता पर विचार किया, इस पर विमर्श किया, इस पर चर्चा किया। कौन? अरस्तु ने। किसका शिष्य है ये? ये प्लेटो का शिष्य है। तो ये इसका थोड़ा सा परिचय देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखते हैं अरस्तु के दास प्रथा या दासता संबंधित विचार। जो मैंने वहाँ पे बताया वही सब चीज़ें यहाँ पे मिलेगा। उस समय यूनान में दास प्रथा जीवन का विशेष अंग था। ठीक है, उस समय यूनान में क्या था? दास प्रथा जीवन का विशेष अंग था। जो भी व्यक्ति रहता था वो हमेशा चाहता था हम किसी ना किसी को दास बना करके रखें। चाहे जिसके पास खाने का भी औकात ना, वो भी चाहता था हम किसी को दास प्रथा बना करके रखें। तो उस टाइम दास प्रथा का एक सिस्टम चला हुआ था। अरस्तु का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य संपत्ति रखता है उसी प्रकार वह दास भी रखता है। जिस प्रकार से इनका कहना है कि जिस प्रकार से लोग अपना संपत्ति को रखता है, गाड़ी रखता है, घोड़ा रखता है, कोई काम करने वाला गाड़ी रखता है, इसी प्रकार से लोग चाहते हैं कि हमारे घर में एक क्या रहे? दास रहे। तो हर लोग दास को भी रखना चाहता था। दास मतलब नौकरों, काम करने वाले लोगों को रखना चाहता था, ताकि हमारे घर का काम हो और हम बच सकें। अरस्तु दास को एक पारिवारिक संपत्ति मानता है। अरस्तु क्या मानता है? कि दास एक क्या पारिवारिक संपत्ति है। देखो हमारे परिवार में काम करेगा, हमारे घर में काम करेगा, तो हम उसे क्या मानेंगे? कि हमारा परिवार का संपत्ति है, हमारे परिवार के लोग जो कहेंगे वो ये मानेगा। तथा अरस्तु के अनुसार उस समय परिवार के लिए दास अधिक आवश्यक था, है ना। उस टाइम अरस्तु का ये कह रहा है कि उस टाइम जो पहले के समय में जो था वो दासों को बहुत ही अधिक आवश्यक मानता था। लोग हर घर में, परिवार में चाहते थे कि हमारे घर में एक दास हो। ठीक है, इसीलिए ये बोल रहा है कि अधिक आवश्यक होता था। सभी घर के परिवार के लिए दास बहुत इम्पोर्टेंट होता था। ठीक है, तथा दास संपत्ति का सजीव उपकरण होते थे। देखो, और इसे दासों को क्या माना गया है? कि ये संपत्ति का सजीव उपकरण है। देखो, संपत्ति सजीव मतलब क्या? जिंदा, और उपकरण मतलब हथियार। जैसे हमारे घर में बहुत सारा काम होता है। ठीक है, तो हमारे घर में जैसे कोई उपकरण होता है ना काम करने वाला, चलो हम मान लेते हैं कि हमारे घर में हल है जोतने वाला, तो वो उपकरण है। लेकिन क्या वो हल हमारा सजीव उपकरण है? नहीं, वो निर्जीव है, मरा हुआ है, उसमें जान है क्या? नहीं है। लेकिन दासों को कौन सा उपकरण बताया गया? कि ये हमारा सजीव उपकरण है, मतलब जिंदा उपकरण है, जिंदा हथियार है हमारे घर का काम करने वाला। सोचो कितना इन लोगों को सताया जा रहा था, सो है ना। उस टाइम हमेशा चाहते थे कि हमारे घर में एक ऐसा संपत्ति हो, ऐसा घर। हम लोग देखो, कुछ मान लो एक हल खरीद लिए, तो कहते चलो हमारे घर में एक संपत्ति होगी, हल संपत्ति। हल एक मेरे पास उपकरण है, संपत्ति है मेरे पास। गाड़ी संपत्ति है, गाड़ी सजीव थोड़ी ना है। लेकिन इन लोग आदमी को ही उपकरण मान करके रखता था और उसको सजीव उपकरण कहते थे सब। ठीक है,
अब देखते हैं, अरस्तु के अनुसार दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए लाभकारी है। देखो, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ये कहते थे कि जो दास प्रथा है ना, यानी नौकरों का ये जो सिस्टम है ना, वह स्वामी यानी मालिक के लिए और दास यानी नौकरों दोनों के लिए लाभकारी है। कैसे? तो स्वामी जो होते हैं वो गुणवान होते हैं, जबकि दास नौकर लोग गुणहीन होते हैं। अब देखो, स्वामी इसलिए है ना, स्वामी आखिर कोई मालिक क्यों बन पाता है? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा गुण होता है। लेकिन जो दास है, जो नौकर है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि वो गुणहीन है, उसके पास गुण ही नहीं है। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि वह दासों के प्रति स्नेहपूर्ण तथा दयालु रहे। देखो, अरस्तु ने कहा कि जो मालिक है, जो स्वामी है, उनका ये कर्तव्य है कि दासों के प्रति स्नेह दिखाए, प्रेम दिखाए, दयालु दिखाए। अब ये नहीं कि दासों को सताया जाए। और ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद बोला कि दास का काम, और फिर दास का काम क्या है कि वह स्वामी का आज्ञा का पालन करे। दोनों का अपना अपना काम दे दिया गया कि स्वामी का काम है कि जो उनका नौकर है, यानी कि जो उनका दास है, उसके प्रति बिल्कुल दयालु रहे। और जो उसके बाद और क्या कहा कि स्वामी का आज्ञा का पालन करे। ठीक है, दास को क्या करना है? अपने मालिक का आज्ञा का पालन करना है, और मालिक को क्या करना है? अपने दासों के प्रति दयालु रहना है। ये बताया गया। अरस्तु दासों के गलत व्यवहारों के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। देखो, अरस्तु ये नहीं कहता है कि दास गलत है, दासों के गलत व्यवहार के पक्ष में नहीं है, ना ही स्वामी के गलत व्यवहारों के पक्ष में। इनका ये कहना है कि स्वामी को भी अच्छे तरीका अच्छा व्यवहार करके रहना चाहिए, और जो उनके दास है उनको भी अच्छा व्यवहार करके रहना चाहिए। ना तो दासों को, ना तो उनके स्वामी को गलत व्यवहार करना चाहिए। और अरस्तु किसी के भी गलत व्यवहार को स्वीकार नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये कहता है दोनों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अब अरस्तु द्वारा दासता यानी दास मतलब दास प्रथा का कुछ परिभाषा दिया गया है। यानी दास क्या है, दास का परिभाषा क्या है, दास किसको कहेंगे? तो अरस्तु ने इसका दो परिभाषा दिया है। इसका ये कहना है कि कोई व्यक्ति जो अपना नहीं बल्कि दूसरे का है। मान लो हम किसी दूसरे घर में काम कर रहे हैं, तो हम अपना थोड़ी ना हुए, दूसरे का हुआ है ना। तो जो अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है, वह दूसरे का दास है, उसी को तो हम लोग दास कहते हैं ना। दूसरा बताया, दूसरा डिफिनेशन में कि दास किसे कहते हैं। तो कोई व्यक्ति जो दूसरे की संपत्ति की वस्तु है वह दास है। मतलब किसी दूसरे के घर में काम कर रहे हैं, तो हम अपना संपत्ति थोड़ी ना हुए, उनका संपत्ति में, तो ये भी हमारा क्या है? दास है। जो दूसरे का संपत्ति हो या दूसरे का हो, दूसरे का हो या दूसरे का संपत्ति का हो, उसको हम लोग दास बोलेंगे। अब आते हैं, अरस्तु द्वारा प्रथा के संबंध में मुख्यतः तीन आधार बताया। इसने तीन आधार बताया, किसका? अरस्तु इसका दास प्रथा का। ठीक है, इसने तीन आधार क्या क्या बताया। तो इसने पहला कहा कि दास प्रथा प्राकृतिक है, जो चीज़ें मैंने वहाँ पे बताया था। अरस्तु इस दास प्रथा के सिस्टम को प्राकृतिक मानता है और कहता है कि यह प्राकृतिक ही है जो श्रेष्ठ व्यक्ति अश्रेष्ठ पर शासन करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति मतलब क्या? मालिक लोग, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है, श्रेष्ठ होते हैं, वो अश्रेष्ठ पे मतलब मंदबुद्धि लोग पे, जिसके पास ज्ञान नहीं होता, उस पर शासन करता है, उनको नौकर बना करके रखता है। क्योंकि दास के पास केवल इतना ही बुद्धि है कि वह दूसरे के बुद्धि को समझ सके। ठीक है, ना कि खुद के बुद्धि को उपयोग कर सके। देखो, इनका ये कहना है कि जो दास लोग होते हैं ना, वह अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते, बस खाली दूसरे बुद्धि का देखते हैं कि उन लोग क्या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सो इसीलिए तो उन लोग दास बन करके रह जाते हैं। दास का मुख्यतः, ठीक है, दास का मुख्य पूंजी उनकी शारीरिक शक्ति। देखो, दास लोग जो नौकर लोग होते हैं, उनका मुख्य पूंजी क्या है? उन लोग कैसे पैसा कमा कर पाते हैं? उनका शारीरिक शक्ति है। अगर उनके पास शक्ति ही नहीं रहेगा काम करने का, तो उनका पूंजी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? तो दास का मुख्य पूंजी जो होता है, उनका शारीरिक शक्ति होता है। जितना शक्ति रहेगा उतना ही पैसा कमा पाएगा वो, क्योंकि काम नहीं करेगा पैसा क्या कौन देगा उसको? अरस्तु का कहना है कि परिवार एक प्राकृतिक का रूप है। देखो, अरस्तु का कहना है कि जो प्राकृतिक परिवार है वो प्राकृतिक का रूप है, इसलिए दासों को भी प्राकृतिक माना है। इसलिए उसने क्या कहा कि जो दास है वो भी प्राकृतिक है। जैसे हमारे घर में जो लोग रहते हैं परिवार, उसको प्राकृतिक का रूप कहा जा सकता है। इसलिए जिसके घर में दास लोग रहते हैं वो भी उसी के परिवार में मिल जाता है। हम किसी के घर में काम करते हैं तो उन्हीं के परिवार में मिलजुल जाएंगे, तो उन्हीं का परिवार कहलाएंगे। तो ये भी हम प्राकृतिक ही हुआ ना, क्योंकि दास मालिक की संपत्ति और उनके कामों को करने का उपकरण है। देखो, तो जो ये होता है ना दास लोग, वो किसका उपकरण है? तो ये मालिकों के संपत्ति है, मालिक का संपत्ति है, मालिक के काम करते हैं, मालिक के कामों में का उपकरण है। ये किसी और का उपकरण नहीं। उपकरण मतलब हथियार। तो ये किसका हथियार है? जिसके घर में काम कर रहा है, मालिक के घर में काम कर रहा है, तो मालिक का हथियार है। तो कहीं ना कहीं ये भी किसका परिवार बन गया? उस मालिक का परिवार बन गया, इसलिए इसे प्राकृतिक कहा जाता है। ये प्राकृतिक का रूप है। ठीक है, सीधा सीधी समझो ना, जो लोग अनपढ़ है, जो नौकर बनने के लायक हैं, ठीक है, उन्हें प्राकृतिक माना गया, प्राकृतिक दास। कि भगवान, प्राकृतिक मतलब क्या? भगवान, गॉड। ठीक है, तो प्राकृतिक
का मतलब ये हो गया कि प्राकृतिक दास जो भगवान ने ही नौकर बना करके भेजा है। देखो अब जो लोग मंद बुद्धि हैं, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, इसका मतलब भगवान ने उसे ज्ञान ही नहीं दिया, और भगवान ने उन्हें उसे ज्ञान ही नहीं दिया, इसका मतलब भगवान ने उसे नौकर बनाने के लिए ही यहाँ पे भेजा है कि तुम जाओ और वहाँ नौकर ही बनो। तो ये प्राकृतिक दास कहलाता है। ये खुद से व्यक्ति थोड़ी ना मंद बुद्धि हो गया होगा कि इसके पास अपने खुद से अपना ज्ञान बुद्धि का हटा दिया होगा, नहीं, उसके पास ज्ञान बुद्धि है ही नहीं। इसका मतलब ये कौन दास है? खुद से बन के ये लोग नौकर नहीं, इससे भगवान ने ही नौकर बनाया कि तुम्हारे पास ज्ञान बुद्धि नहीं, तुम नौकर ही बनो, ठीक है, इसलिए इसे प्राकृतिक दास कहा जाता है। दूसरा है दास प्रथा लाभप्रद। देखो अरस्तु का कहना है कि दास का होने से मुख्यतः लोगों को समय मिल जाता है। देखो अगर किसी के घर में दास है तो उसके मालिकों को बिल्कुल समय मिल जाएगा और वह अन्य कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, और जो उनके मालिक होते हैं वो अन्य कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और वह कार्यों को आगे बढ़ाने में सक्षम भी हो पाते हैं, क्योंकि दास का होने से मुख्यतः लोगों को समय प्राप्त हो जाता है। अतः अरस्तु का कहना है कि दास का होने से मुख्य लोगों को, मुख्य लोगों मतलब मेन जो लोग हैं, सभी लोग तो दास नहीं रख पाते होंगे ना, जो बड़े लोग होंगे वही दास रखते होंगे। तो जब वो दास रखते हैं ना तो उनको घर के कामों से छुटकारा मिल जाता है और वो बड़े बड़े कामों को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और उनको आगे बढ़ाने में मदद होता है, वो घर का टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य लोगों को लाभ होता ही है। साथ ही दासों को भी लाभ होता है। क्यों होता है लाभ? क्योंकि वह अपने मालिकों के साथ रहने से उनका ज्ञान बुद्धि का भी विकास होता है। देखो वो अपने मालिक के साथ रहते हैं तो मालिक को देखते हैं कि क्या क्या मालिक खान पीन कैसे, उन लोग कैसे बात व्यवहार करते हैं दूसरे से, कैसे कामों को करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों को फायदा है, मालिक को भी फायदा है तो उनके नौकरों को भी फायदा, दासों को भी फायदा है। मालिक अपने आगे काम बढ़ा लेता है, ये घर का टेंशन खत्म, और जो नौकर होते हैं वो उनके काम उसके मालिक क्या क्या काम कर उनको देख करके कहीं ना कहीं सीखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये लाभप्रद हो गया, दोनों के लिए लाभ हो गया। नेक्स्ट है दास प्रथा उपयोगी। अरस्तु दास प्रथा को उपयोगी बताता है और कहता है कि जो दास खुद का आत्मनिर्भर है उसे दासों से मुक्त किया जाना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि जो दास खुद का आत्मनिर्भर है, जो खुद के पैरों पर चल सकता है, वो दूसरे का नौकर रहने लायक नहीं है। इसलिए ये अपील करता है कि जो लोग इसे दासों बना करके रखे हैं, नौकर बना करके रखे हैं, इसे कृपया करके इसे मुक्त कर दें, मतलब वहाँ से निकाल दें, क्योंकि ये आत्मनिर्भर है, ये कुछ कर पाएगा, इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। किसी का अंदर ये काम कर रहा है, अच्छी बात नहीं है। जब कोई आत्मनिर्भर है, जब खुद का काम कर सकता है, तो इसे दास बनाना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है अरस्तु दासता के 2 प्रकार बताए हैं, एक बताया प्राकृतिक दासता और एक बताया वैधानिक दासता। प्राकृतिक दासता क्या है, चलो मैं चर्चा करता हूँ। जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि है, जिस अकुशल है तथा अयोग है, मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो किसी काम करने योग्य नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं होते हैं, वह प्राकृतिक दास होते हैं। ये व्यक्ति प्राकृतिक द्वारा ही शासित होने के लिए बनाए जाते हैं। प्राकृतिक द्वारा मतलब क्या, भगवान द्वारा ही शासित, मतलब नौकर होने के लिए यहाँ पे बनाया गया है कि जाओ तुम नौकर ही बनो, क्योंकि इसके पास ज्ञान बुद्धि है ही नहीं, ठीक है। और इस प्रकार के प्राकृतिक दास को अरस्तु अधिक महत्व देते हैं, और इस प्रकार का जो दास होते हैं उसी को अरस्तु ने अधिक महत्व देता है, क्योंकि यही लोग दास बनने लायक हैं। बट जिसके पास ज़्यादा ज्ञान बुद्धि है वो तो दास बनने लायक नहीं है ना, तो अरस्तु उस पर अधिक महत्व नहीं देते, लेकिन अधिक महत्व किस पर देते हैं, जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो कम से कम किसी का दास बन करके तो खा पी रहा है ना, तो इस पर वो जोर देते हैं। बट जो पढ़े लिखे हैं उसे दास बनाया जाना चाहिए, उस पर वो जोर नहीं देते हैं। कौन? अरस्तु। नेक्स्ट क्या है, वैधानिक दासता। वैधानिक दासता क्या है? अरस्तु के अनुसार युद्ध में अन्य राज्य को पराजित करके लाए हुए बंदी को दास बनाए जाते थे, जिसे वैधानिक दासता कहते हैं। देखो पहले के टाइम में क्या होता था, अगर कहीं से युद्ध चल रहा है, मान लो कोई राज का मतलब होता है देश, मान लो 2 देशों के बीच क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। अब जो लोग हार गया उनको लोग क्या कर लिया जाता था पता है, उनको दास बना लिया जाता था, नौकर बना लिया जाता था। इससे गलत बताया जा रहा है। हो सकता है हारने वाले के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, उसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि हो, लेकिन वो बाई चांस किसी कारणवश हार गया, तो क्या आप उसे दास बना लोगे? ये गलत है। तो इसे अरस्तु ने गलत बताया, ठीक है। कहा कि जो लोग हार गए हैं युद्ध में, उससे दास नहीं बनाया जाना चाहिए। तो वही बोल रहा है अरस्तु के अनुसार कि युद्ध में अन्य राज्यों यानी अन्य देश, जो है राज्य मतलब क्या, देश, जो अन्य देश है उसे पराजित करके यानी जो हरा करके लाया गया बंदी है, बंदी मतलब जो बंद करके जो लोगों को लाया गया हरा करके, उसे दास बनाए जाते थे, उसी को वैधानिक दासता कहते हैं। तो पहले ये समझ गए कि वैधानिक दासता क्या है, तो युद्धों में हरा करके लोगों को बंदी बना करके जो लाया गया था और उसे अपना दास नौकर बना लिया, उसे वैधानिक दासता कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इसे अरस्तु ने गलत कहा, क्योंकि युद्ध में हार जाने वाले व्यक्ति अपने बल पर दास बनाना इसका सहमति नहीं देते हैं। अरस्तु कहते हैं कि किसी को भी युद्ध में हरा करके उसको अपना दास बना लेना, बिल्कुल मैं इसका सहमति नहीं देता हूँ,
इसको ये गलत मानते हैं कि ये नहीं है, इसको दास नहीं बनाया जाना चाहिए। हो सकता है ये बुद्धि हो, ये अपने पैरों पर खड़ा हो सके, तो इसे दास नहीं बनाया जाना चाहिए। अब फाइनली दोस्तों लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं अरस्तू के दासता सिद्धांत का आलोचना है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ शब्दों का यूज कर रहा हूँ, जैसे पैरों पर खड़ा हो जाना, तो नौकर, तो ये सब आपको नहीं लिखना है, नौकर की जगह में दास लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखो अरस्तू का दासता सिद्धांत का आलोचना है। अब देखो अरस्तू ने जो भी बताया दासता के बारे में, यानी कि दास प्रथा के बारे में, नौकरों के बारे में, उसका आलोचना हुआ। आलोचना मीन्स बुराइयाँ हुआ, क्योंकि सारा बात ये सही थोड़ी ना बोला होगा। अब हम ही मान लो कि पढ़ाते हैं, तो हम जितना भी पढ़ाते आ रहे हैं कभी ना कभी हमसे कोई मिस्टेक हो ही जाता होगा, तो हर इंसान से मिस्टेक होता है। तो अरस्तू के दासता सिद्धांत का निम्न आधारों पर आलोचना किया जा सकता है। आलोचना मीन्स बुराइयाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर देता है अरस्तू के दासता संबंधित विचार, तब भी यही आंसर डालना है। अरस्तू का दास प्रथा संबंधित विचार, तब भी यही आंसर डालना है। अगर अरस्तू का दास प्रथा का आलोचनाएं देगा, आलोचनाएं मीन्स होता है बुराई, तब भी आपको यही आंसर डालना है, ठीक है। देखो पहला, अरस्तू दास को एक तरफ संपत्ति का सजीव बताता है तथा उसे पशुओं के समक्ष ले जाता है। देखो अरस्तू क्या करता है, कभी कभी दास को एक तरफ संपत्ति का सजीव बताता है कि ये संपत्ति है, लोगों का संपत्ति है, कौन, दास, और कैसा संपत्ति है, सजीव संपत्ति, मतलब जिंदा, तथा उसे पशु के समक्ष ले जाता है। और कभी कभी कहता है कि ये पशु भी हैं जो बैलों की जैसा कार्य करते हैं। वहीं दूसरी ओर वह उन्हें कार्य अंतर का उपकरण कहकर पुकारता है। कार्य अंतर का उपकरण मतलब क्या, किसी भी काम को करने के लिए जो उपकरण होते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखो अरस्तू कभी क्या कहता है पता है, कि जो दास होता है, काम करने वाले, वो क्या होते हैं, किसी का के घरों में काम करते हैं, और ये सजीव उपकरण है। सजीव मतलब जिंदा काम करने वाला उपकरण है। तो कभी कहते हैं ये बैलों जैसा काम करते हैं, ठीक है। तो कभी ये कहते हैं कि किसी के घरों में काम करने वाला कोई यंत्र है। और पता है काम करने वाला उपकरण हमेशा निर्जीव रहता है। जो भी चीज़ों से उपकरण किसको कहते हैं, जिसमें जान नहीं होता, हम लोग काम करते हैं। अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको हम लोग उपकरण थोड़ी ना बोलेंगे। तो कभी ये सजीव बताते हैं, तो कभी ये निर्जीव बताते हैं, ठीक है। तो अतः यह दो परस्पर विरोधी विचार है कि एक प्राणी सजीव और वह निर्जीव कैसे हो सकता है। कभी ये बोलते हैं सजीव प्राणी है, तो कभी बोलते हैं बैल है, तो कभी बोलते हैं ये उपकरण है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ों पर ये बता रहे हैं, कभी सजीव का बात कर रहा है तो कभी निर्जीव का बात कर रहा है। अब ये तो सजीव है ना, ये दास कौन होते हैं, जिंदा लोग होते हैं, तो ये सजीव है। लेकिन कोई आदमी को आप उपकरण बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना रहता है। हम किसी घर में काम करेंगे, बोलेगा कोई मेरे घर का उपकरण है काम करने वाला, तो ये मतलब मेरा मरा हुआ सामान बोल रहा है, उपकरण में जान नहीं होता है, तो मेरा उपकरण के हिसाब से बोल रहा है, ठीक है, हथियार के रूप में बोल रहा है। तो कभी सजीव बोल रहा है, कभी निर्जीव बोल रहा है, ये इसका गलत था। तो इसका पहला बुराई ये था, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अरस्तू का यह तर्क है कि स्वतंत्रता तथा समानता का विपरीत तर्क है। देखो अरस्तू का यह जो तर्क है ना, कौन सा तर्क, जो कभी सजीव बताते हैं कभी निर्जीव बताते हैं, ये स्वतंत्रता और समानता का विपरीत है। क्यों, क्योंकि व्यक्ति जिंदा है, आप उसे निर्जीव बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका स्वतंत्रता को आप छीन रहे हैं, उनकी समानता को छीन रहे हैं, है ना। तो अरस्तू का इस तर्क से इस बात को स्पष्ट झलकता है कि स्वतंत्रता और समानता है ही नहीं। मतलब इनका विचार स्वतंत्रता और समानता के उल्टा है, विपरीत है। तीसरा, अरस्तू के अनुसार औद्योगिक श्रमिक भी दास की श्रेणी में आएंगे, जो कि न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। देखो अब अरस्तू जिस प्रकार से लोगों को, जो जिंदा लोग उसको उपकरण बता रहे हैं, तो इस प्रकार से जो उद्योगों में काम कर रहे हैं, औद्योगिक श्रमिक मतलब क्या, जो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर हैं, वो भी इन्हीं के श्रेणी में आ जाएगा, सजीव भी और निर्जीव भी। तो ये तो न्याय संगत है ना, ये तो गलत है। क्योंकि हम कहीं भी काम कर रहे हैं, हम कोई ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब कोई हमारा मालिक है अगर ऑफिस का, उसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब मैं भी सजीव निर्जीव हो गया। तो वही बोल रहा है कि अरस्तू के अनुसार से जो औद्योगिक श्रमिक भी दास की श्रेणी में चले जाएंगे ना, जो कि न्याय संगत है, ठीक है। जो न्याय संगत नहीं कहा जा सकता, ये अच्छा बात नहीं है, ये भी इसका बुराई है। नेक्स्ट है, अरस्तू दासों के परिवार वालों के बारे में कुछ नहीं बताता है। देखो अरस्तू अभी इतना कुछ बताया कि दास क्या है, नहीं है, गरीब लोग, लेकिन कभी ये बताया कि दासों के परिवारों के बारे में नहीं बताया, कुछ नहीं बताते। तथा दासों कैसे मुक्त हो पाएंगे इसके बारे में भी नहीं बताया। देखो अरस्तू ने अभी तक ये नहीं बताया कि दासों के परिवारों के बारे में, कि उनका ज़िंदगी कैसा है, नहीं है, और पहला तो ये, और दूसरा दासों के बारे में भी नहीं बताया कि दासों नौकर ही बना हुआ है तो वो आगे कैसे बढ़ सकता है, इसके बारे में कहीं बताया नहीं, बताया कि उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तब वो दास से मुक्ति पा सकता है, नौकर से मुक्ति पा सकता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं बताया। सिर्फ बता रहे हैं कि दास है क्या। अरे ये भी बताओ ना कि उनका परिवार लोग कैसे रहते होंगे, उनके बारे में बताता, फिर ये बताता कि ये लोग दास से मुक्ति कैसे हो पाते हैं, आगे कैसे उठ पाते हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं किया इसने, ठीक है। मतलब सिर्फ गरीब लोगों के बारे में बता रहे हैं, उनको कैसे आगे बढ़ना है वो नहीं बता रहे, तो ये भी इसका एक कमी निकाला गया।
नेक्स्ट है, अरस्तु दास को कार्यों का उपकरण मानता है ना कि उत्पादक। देखो हाँ, ये बोलना चाहिए अगर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो ये कहना चाहिए कि हमारे घर में देखो ये क्या कर रहा है, हमारे घर के उत्पादक कर रहा है, मतलब घर में हमारा चीज़ों को उत्पादन कर रहा है, बढ़ा रहा है, हमारा तरक्की कर रहा है। लेकिन आप ये बोलोगे कि दासों को ये हमारा उपकरण है, एक गलत है। हम किसी घर में हैं, हमें कोई उपकरण बोलेगा, ये गलत है। हाँ, ये बोल सकता है ये हमारे घर का उत्पादक है, हमारे घर को उत्पाद कर रहा है, बढ़ा रहा है। उत्पाद किसे कहते हैं? जिसको बढ़ाते हैं हम लोग कोई भी चीज़ को, ठीक है, जो ग्रो करता है, बढ़ता है। तो हम लोगों को उत्पाद कह सकते हैं कि हमारे घर का उत्पादन बढ़ा रहा है, लेकिन हम किसी को उपकरण नहीं बोल सकते, ये भी इसका गलत है, ठीक है। अब आते हैं फाइनली निष्कर्ष पे। अतः उपरोक्त आधारों पर यह कहा जा सकता है, पूरा आपने क्या पढ़ा है वो आपको निष्कर्ष में बताना है, ठीक है। तो उपरोक्त आधारों पर यह कहा जा सकता है कि अरस्तु के दासता सिद्धांत में दासों के प्रति दो विचार झलकते हैं। प्रथम कि दासों के प्रति दयालुता होना चाहिए, इसने ये कहा है कि दासों के प्रति दयालुता होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए मालिकों को, दासों को कभी सताया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वहीं दूसरी ओर इनके ऊपर उठने का कोई विचार ही नहीं दिए कि ये ऊपर कैसे उठ पाएंगे। सो मतलब एक तरफ से दासों को थोड़ा मदद कर रहे हैं कि इन्हें, ठीक है दोस्तों। तो ये दो चीज़ आप लोगों ने देख लिया कि दास है, एक तरफ बता रहा है कि दासों को दयालुता होना चाहिए, दासों पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मालिक जो होना चाहिए वो ईमानदार होना चाहिए, ताकि दास को क्या करे, अच्छे से उसको रख सके। दूसरी ओर दास कैसे आगे बढ़ेंगे इस पर कोई चर्चा ही नहीं करता ये। तो इनको दोनों चीज़ देखा जा सकता है, पक्ष विपक्ष दोनों, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो को कैसा लगा, और भी बहुत सारी वीडियो जो मैंने बना रखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।